हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल काल विवेक। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, यानी मध्यकाल में जो विख्यात पाठ्यक्रम है इनको ध्यान में रखते हुए मौला निजामुद्दीन सिहालवी ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया। उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थीं। मुगल काल में शाह वलीउल्लाह के मदरसा में हदीस तथा तफसीर पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर काफी बल दिया जाता था। हदीस यानी परंपरा और तफसीर यानी टीका, इन पर जो है मुगल काल में शाह वलीउल्लाह के मदरसा में और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। यानी आलिम धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ को कहते थे और काबिल साहित्य के विशेषज्ञ को। हेमू या हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बकाल कहा जाता है, ठीक है, या कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बकाल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार अगर बात करें तो हेमू जाति का धूसर या भार्गव था, जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के एक व्यापारी के रूप में आरंभ किया। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया, ठीक है। और आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। 22 वॉर में, जो 22 वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, इसमें इसने सफलता प्राप्त की 22 युद्धों में। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसने जो है विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि जो है धारण की। बंदायूनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि जो है धारण की थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जमीन देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकासा कहते थे, मुकासा। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल, याद रखिएगा, सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी हुआ करता था, यानी जो नेविगेटर होते थे एक कर्मचारी थे। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था और इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का, सही डायरेक्शन में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा आरंभ की। यह पेशे से जौहरी था, यानी मूल्यवान पत्थरों का व्यापारी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने जो है 6 बार पूर्व की यात्रा की और अपनी यात्रा का विवरण जो है, इसका जो पुस्तक है, नाम याद रखिएगा, द 6 वॉयजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवेनियर। इस पुस्तक में इसने जो अपनी यात्रा का विवरण जो है प्रस्तुत किया है। मनुची इतालवी यात्री था। इसने शहजादा दारा सिको की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का इसने पेशा जो है अपना लिया। एस्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया जो है 1653 से 1708 नामक संस्मरण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है।
इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, अकबर का संबंध सर थॉमस रो से दिया गया है। सर थॉमस रो जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था, न कि, याद रखिएगा, अकबर के समय में। जहांगीर के काल में यह मुगल दरबार में आया था थॉमस रो, और वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। बाकी जो ऑप्शन दिए गए सभी सही है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जो है भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की जो है विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो याद रखिएगा, जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूरब की ओर उसने जो है 6 बार यात्राएं की। ट्रेवर्नियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खदानों और जवाहरात और मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विशुद्ध विवरण प्रदान किए। थर्ड नंबर है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? याद रखिएगा, विलियम फिंच, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे। इसके निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। प्रश्न संख्या 4 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो मिलान कीजिए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन डाउटफुल है, सही नहीं है। हॉकिंस का जो समय 1608 से 1611 है, 1608 से 1611, 1608 से 1611। थॉमस रो का जो संबंध है 1615 से 1619। मनुची का जो संबंध है 1653 से 1708, और रॉल्फ फिंच का जो संबंध है वो 1583 से 1586, 1583 से 1586, यहां पे 85 दिया गया है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुछ से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। इनके कालानुक्रम में इनके कालक्रम को जो है सही रूप से व्यवस्थित करना है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले जहांगीर, मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 के है, यानी 1605 से 1627 के बीच। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748, और जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय लड़ाई में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का जो शासनकाल है 1837 से 1857 ईस्वी तक था। 6 नंबर है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को ढूंढें। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, बाह्य आक्रमणों का जो क्रम है, चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, नासिरुद्दीन महमूद के समय, और नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के समय, और अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में, यानी 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो सत्य है? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है। और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, यह भी सही है। यानी पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है पहला और चौथा बाकी गलत है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वह मतलब कि वरना यह युद्ध जो है उसके पुत्रों शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी था, इसलिए पहला और चौथा कथन सही है। 8 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं और स्पीओ को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, सही जवाब क्या होगा? नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? तो 26, 56, 61 याद रखिएगा, तीनों लड़ाई है। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो आपको मालूम है 26 और 56, 1556। और जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई कब हुआ? तो 26, 56, 61, 1761 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 1739 में करनाल के रणक्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजयी हुआ और उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, जिसमें हेमू पराजित हुआ। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए, हार गए। 9 नंबर है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है हेमू के नाम से। हेमू या हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद दोनों बढ़ गया था। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तर्दी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू हार गया और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 10, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज, बी ऑप्शन। अगर बात करें तो बीएन लुनिया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार, बीएन लुनिया का जो पुस्तक है पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहा गया है। 11 नंबर है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, 1192। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। ये रहा अकबर का मृत्यु। और तराइन का जो युद्ध है, तराइन का युद्ध 1100, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, बाय मिस्टेक
ऐसा हो गया। जैसे तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की जो मृत्यु है 1605 में, 1605 ये रहा। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। यानी सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लेते हैं, सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो याद रखिएगा। 12 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। हल्दी घाटी का युद्ध बताइए किसके विरुद्ध? तो अगर बात करें तो राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के साथ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, इसका संबंध है अकबर से। बिलग्राम का युद्ध का जो संबंध है हुमायूं और किसके विरुद्ध? शेरशाह के विरुद्ध। बिलग्राम, हुमायूं। खुसरो का जो विद्रोह है इसका जो संबंध है जहांगीर से है। और खनवा का युद्ध बाबर यानी राणा सांगा के विरुद्ध। तो याद रखिएगा। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच यानी शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर। और खनवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 1556 है। इसका संबंध किससे है? 1556 का जो संबंध है अकबर का राजारोहण से है, याद रखिएगा। और 1600 का जो संबंध है 1600, ये जो है बी ऑप्शन जो बी में दिया गया 1600, इसका जो संबंध है अगर बात करें तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र इस समय जो है प्रदान किया जाना, ये इससे संबंधित है। और 1680 का जो संबंध है 1680 शिवाजी का देहांत। और 1500 अगर बात करें 1680 के बाद 1739 है। 1739 का जो संबंध है वह नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, ये आपको याद रखना है। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और अकबर का राजारोहण 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम जो है दिए गए कूट से चुनिए। सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का जो तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है बताइए कब हुआ था? तो 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1601 में, याद रखिएगा। सही जवाब है सी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली और मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठों की इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और 1601 में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीर बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी मुगल और मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वॉर है 1576 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसी के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। कनौज या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के बीच।
खजवा का युद्ध जनवरी 1639 में मुगल बादशाह और औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें तो नेक्स्ट है 16 नंबर, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, व्यवस्थित करते हैं, खानवा का युद्ध। अगर बात करें तो सबसे पहले खानवा का युद्ध, इसके बाद चौसा का घाघरा का, खानवा घाघरा, इसके बाद चौसा का, इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। यानी सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 2, 1, 3 एंड 4। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेनाओं और दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिको पराजित हुआ। 17 नंबर, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें अनेक कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार इन युद्धों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में ये रहा। कनौज का युद्ध जो है कब हुआ था? कनौज का युद्ध 1540। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध अगर बात करें तो 1565, ठीक है। और अगर बात करें तो इसके बाद है, तालीकोटा के बाद क्या है, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, 1539। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा, याद रखिएगा 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3 यानी बी ऑप्शन। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का 1539, कनौज का 1540, तालीकोटा का 1565। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर का संबंध बल्ख का युद्ध से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां किसका नाम था? काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए, तानसेन का जो है, अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद उसका नाम अता अली खां रखा गया, तानसेन का, और प्रारंभिक नाम था राम तनु पांडे। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तानसेन। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा एकता का मतलब, अच्छा इसमें दिया गया है कि जो एकता है, तो दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के राजरोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। तो एकता प्रथा का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, किससे? दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान जहांगीर का जो संबंध है किससे है? जहांगीर का संबंध मुगल से है। अमरम का जो संबंध है वह विजयनगर से, और मोकासा का जो संबंध है वह है मराठा से। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के राजरोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुक्कासा कहते थे। 21 है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था?
सही जवाब है सूरत, डी ऑप्शन। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। 22 नंबर है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया किन से? मुगलों ने जो नौरोज का त्योहार है किन से लिया? तो सही जवाब है पारसियों से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नौरोज का त्योहार ईरान यानी पारस से लिया गया था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने इसे नौरोज ए जलाली की संज्ञा दी थी। 23 नंबर है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहां पर? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहां स्थित था? वह स्थित था लखनऊ में, ऑप्शन ए। मुगल काल में शाह वलीउल्लाह के मदरसा में हदीस यानी परंपराओं और तफसीर यानी टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को जो है काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। 24 नंबर है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए कुछ की सहायता से ढूंढे। तो सही कूट को आप बताइए, सही कूट इनमें से कौन सा है? सही जवाब कौन सा है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले पद्मिनी, इसके बाद जो है दुर्गावती, इसके बाद ताराबाई और इसके बाद अहिल्याबाई, यानी बी ऑप्शन। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने के बाद इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की जो है पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें जो सही सुमेलित है वो है डी, दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खान का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। 26, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में दो कथन है। वैसे बात करें तो इस कथन को एक बार आप अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, लेकिन दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, यानी न तो पहला नहीं दूसरा कथन सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के स्मृति में याद में 1573 में करवाया था, लेकिन सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण जो है आसफुद्दौला ने करवाया था। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बीच जो है बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इस छत को किसी बीम या गार्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा जो इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके निर्माण में चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसलिए न तो पहला न ही दूसरा कथन सही है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी यानी मुगल कालीन इमारत और संस्थान सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है?
तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है जहांगीरी महल बुरहानपुर दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है। विशेष अगर बात करें तो सभी जो युग में है विकल्प है, सही सुमेलित है। 28 नंबर है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का जो है चुनाव कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर, इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली और इसके बाद राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, यानी बी ऑप्शन। देखिए जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का जो सही कालानुक्रम है विकल्प बी में प्राप्त हो रहा है। 29 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बाबर का जो संबंध है किससे है? बाबर का जो संबंध है जामा मस्जिद, जो कि संभल में है, बाबर जामा मस्जिद। इसके बाद हुमायूं का संबंध दिनपनाह से, अकबर का जो संबंध है जहांगीरी महल से है और जहांगीर का संबंध जो है अतमाऊ दौला का मकबरा, यानी सही ऑप्शन है ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बाबर का संबंध जामा मस्जिद से, हुमायूं दिनपनाह, अकबर का संबंध जहांगीरी महल से है, जहांगीर का इतमाऊ दौला का मकबरे से। प्रश्न संख्या 30, इन इमारतों और शासकों को जो है सुमेलित कीजिए। इन इमारतों और शासकों को सुमेलित करिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का जो संबंध है किस शासक से है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, मतलब शुरू किसने करवाया था, कमेंट करके बताइएगा। और पूरा किसने करवाया था ये भी कमेंट करिएगा। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कुतुब मीनार का जो संबंध है अगर बात करें तो इल्तुतमिश से है, याद रखिएगा। गोल गुंबद का जो संबंध है मोहम्मद आदिल शाह से है। बुलंद दरवाजा का जो संबंध है वो अकबर से है और मोती मस्जिद औरंगजेब से। 31, अच्छा इसमें जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है। दोबारा से अगर आपको रिवाइज करना है तो कर लीजिए, ठीक है। दोबारा से अगर आपको रिवाइज करना है तो कर लेते हैं। कुतुब मीनार का समय जो शासक था इल्तुतमिश, यानी इन कुतुब मीनार का जो संबंध है इल्तुतमिश से है। गोल गुंबद का मोहम्मद आदिल शाह से, बुलंद दरवाजा का अकबर और मोती मस्जिद का औरंगजेब से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 31, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। खानवा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके बाद कनौज का, इसके बाद तालीकोटा का युद्ध, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। खानवा के युद्ध 1527 में, चौसा का जो युद्ध है 1539, कनौज का 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। 32 नंबर, आपको स्मारक और निर्माता के साथ मिलान करना है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है, इसका संबंध किससे है? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से है। बुलंद दरवाजा का जो संबंध है किससे है? ये फतेहपुर सिकरी में है, इसका संबंध जो है अकबर से है। मोती मस्जिद ये आगरा में है, इसका संबंध शाहजहां से है। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका संबंध औरंगजेब से है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, इसका अकबर ने। मोती मस्जिद ये आगरा में है, इसका शाहजहां ने। और एक मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका औरंगजेब ने निर्माण कराया था। मुगल काल में मौलिम था, मौलिम कौन था? तो भारतीय व्यापारिक जहाजों पर नेविगेटर यानी मौलिम एक कर्मचारी हुआ करता था। मौलिम जहाज पर जो है एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था और इस यंत्र के सहायता से वह तारों और सूर्य की सही स्थिति का पता लगाता था। इससे उसे अपने जहाज के सही डायरेक्शन में होने का जो है पता चलता था। तो याद रखिएगा। 34 है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे
बंजारे एक व्यापारी थे, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार। उसने अपना उसने उससे बना वणिक यानी अगर बात करें तो वणिक यानी व्यापारी बनिया। व्यापार करने वाले को बंजारा कहा गया है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैल के पीठ पर लादकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना और उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 35 नंबर है। निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बताना है आपको। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरीब का संबंध एक प्रकार का कर से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। शेष असूरी के द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन आरंभ किया गया। मुगल काल में रुपया चांदी का जो सिक्का है 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह या सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था और मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरी भूमि की माप के लिए प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार विकल्प डी का युग्म सुमेलित नहीं है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सिख संप्रदाय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।